नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बस मतगणना शुरू हो चुकी है और थोड़ी बहुत देर में परिणाम आपकी आंखों के सामने होगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो बना के इसलिए आपके समक्ष ला रहा हूं ताकि सनद रहे, और जब कभी आप देखो तो ये विचार करो कि आखिर मोदी साहब बंगाल जीतेंगे क्यों? क्या ममता के इतनी खिलाफत है, या ममता के साथ जुड़े लोग उन्हें छोड़ चुके हैं, या ममता की एंटी इनकम्बेंसी है? दूसरी चर्चा यह है, क्या महिलाओं को लेकर रुदन करने वाली भाजपा, महिलाओं को लेकर सरेआम फूट फूट कर रोने वाले नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एक महिला सीएम को, जो विपक्ष की एकमात्र महिला सीएम है और पूरे देश की एकमात्र पूर्णकालिक राज्य की सीएम है, 33% का तो कोई जिक्र ही नहीं है। रेखा गुप्ता है, वो पूर्णकालिक राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल। ऐसे मुख्यमंत्री को हटाने पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं ये जानने का आज प्रयास करूंगा। दूसरा प्रयास यह करूंगा कि संजय सर ने ईवीएम पर एक पुस्तक लिखी है, और आप लोग जाएं, पढ़ें और ईवीएम का खेल समझें। और ईवीएम का खेल बस शुरू हो गया है, आप देखिए ईवीएम का खेल। तो क्या उस ईवीएम की किताब में संजय सर ने क्या लिखा है, मैं इन 2-3 बिंदुओं पर आज बातचीत करूंगा, क्योंकि अभी आपके समक्ष मतगणना का मामला मैं प्रस्तुत करूंगा 8 बजे आपका, और 8 बजे ये वीडियो आपके समक्ष है। तो आप समझिए कि सारा खेल क्या है। तो कहते नहीं है, तेल देखो फिर तेल की धार देखो, काम देखो फिर काम का व्यवहार देखो। तो न काम दिखाया जा रहा है, न व्यवहार दिखाया जा रहा है, न आचार दिखाया जा रहा है, केवल हमें गुमराह दिखाया जा रहा है। और चलते हुए बैलगाड़ी के आगे गाजर लटका दिया रस्सी में बांध के कि बेटे ये तुम्हें खा लेनी है, न बैल पहुंचेगा न गाजर खा पाएगा। इसी पे 12 वर्ष से शासन चल रहा है। संजय सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और बंगाल का मामला बहुत दिलचस्प हो गया है, खासकर इसलिए कि नारी शक्ति अभिनंदन और ममता बनर्जी का विरोध, और ममता बनर्जी का विरोध करने के लिए इनके साथ कोई महिला नहीं है, ये भी दिलचस्प है। और या है तो मतलब अब रेखा गुप्ता को, अगर जैसा आपने कहा ही कि वो 33% वाली मुख्यमंत्री हैं, और ये वो ममता बनर्जी को क्या टक्कर देंगी, या ममता बनर्जी के आगे उनका क्या कद है। और बाकी तो शुभेंदु अधिकारी ही कितने भाजपाई हैं, और या शुभेंदु अधिकारी का ही कितना कद है, ममता बनर्जी के आगे कैसा कद है, वो सब हम लोग जानते हैं। तो आपने जैसे कहा अभी कि क्या कारण है, किस उस पर हम उम्मीद करें कि बीजेपी, मोदी शाह या बीजेपी बंगाल में जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे माना जाए कि ममता कमजोर हुई है, या टीएमसी कमजोर हुई है, या भाजपा मजबूत हुई है। माने भाजपा ने पूरा जोर लगा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना प्रचार कर सकते थे, जितना नारे लगा सकते थे, सब कुछ कर लिया, जो रोड शो कर सकते थे सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे वहां जनमानस में कोई फर्क पड़ा है ऐसा दिखता नहीं है। और मुझे तो यहाँ बैठकर या खबरों से या वीडियो से ये लग रहा है, मैं कलकत्ता बंगाल गया नहीं, बंगाल, लेकिन यहाँ बैठकर मुझे लगता है कि वहाँ जो बीजेपी का जो पोलराइजेशन होता था हिंदू मुसलमान में, तो वहाँ बीजेपी को उससे फायदा होना नहीं था। मुसलमान वोट अगर इनको नहीं मिलते हैं तो टीएमसी को मिलने ही है, और हिंदू वोट भी बीजेपी को मिलना नहीं था। तो वहां वैसे काम नहीं ही किया गया होगा, या घुसपैठिए का मुद्दा वैसा ही था। तो मुझे लगता है कि बंगाल में बीजेपी ही स्पष्ट नहीं थी कि उसे करना क्या है, और जो किया या जो हुआ उसका असर ये हो गया है कि हिंदी बांग्ला का मामला हो गया। हिंदी बंगाली बिहार, माने हिंदी भाषी और बंगाली का
भेद हो गया है। और इसका पता अभिषेक बनर्जी के उस ट्वीट से भी चलता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुजराती गैंग और ये वो सब। तो माने गुजराती गैंग से उनका मतलब स्पष्ट है, लेकिन गुजराती मतलब जो बांग्ला नहीं बोलते हैं उन लोगों से मतलब है। तो इस तरह से कोई ऐसा कारण, माने मुझे चुनाव प्रचार के दौरान, जब से चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ बंगाल को, लगातार देख रहा हूँ, खबरें पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा एक भी कारण नजर नहीं आया जहां लगे कि बीजेपी मजबूत है या टीएमसी कमजोर है। जैसे अभी अब जो अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया और टीएमसी ने आरोप लगाया, ममता बनर्जी पहुंच गई। तो ममता बनर्जी, वो आरोप था कि टीएमसी ने बिना माने विपक्षी प्रतिनिधियों को बुलाए चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम खोला है। आरोप था, ठीक है। बाद में सरकार ने या चुनाव आयोग ने उसका खंडन कर दिया कि नहीं, वो इसलिए खोला गया था कि उसमें वोटों को अलग अलग करना था या ईवीएम को अलग अलग करना था, कौन किसका कैसे, जो कुछ भी कुछ काम था, और वो जस्टिफाइड था मतलब। लेकिन अगर विपक्ष को बताए बिना, या विपक्ष को मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि चुनाव लड़ने वाले सभी दलों को, सभी उनके प्रतिनिधियों को बताए बिना स्ट्रांग रूम को खोला गया, तो जाहिर है वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। और अगर दावा ये किया जा रहा है कि हमने तो 10 बजे रात को मेल कर दिया था, तो 10 बजे रात को मेल कर दिया था और इनको नहीं पता चला और आपने बताया नहीं, उन्होंने विरोध किया, तो जाहिर है आप कमजोर है, वो मजबूत है। वो तो माफ कीजिएगा, तृणमूल ने तो उसका फायदा उठा लिया। अगर इन्होंने, मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि इतने भोले हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया होगा और वो गलती से हो गया। मुझे लगता है कि वो साजिशन था कि हम, ये लोग वो टेस्ट करते हैं, वाटर टेस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, कि कुछ करके देख लो कि इसको आगे इसका क्या रिएक्शन होता है, तो आगे वैसा ही काम करने में मदद मिलती है। तो मुझे लगता है वो टेस्ट होगा। लेकिन वो टेस्ट इन लोगों ने किया, और अब जो बाद में बताया गया कि हमने तो ईमेल कर दिया था और वो इसलिए खोला गया था, और उन लोगों ने उसका विरोध बेकार किया और विरोध करके बने, उस ऐसा मुद्दा नहीं था। लेकिन अगर ऐसा मुद्दा नहीं था और इन लोगों ने विरोध का मौका दिया, या टीएमसी ने मौका ढूंढ लिया, मौका निकाल लिया, तो कमजोर कौन पड़ा, या राजनीतिक रूप से कमजोर कौन है? उन्होंने तो फायदा उठा लिया, उन्होंने तो ये मैसेज भेज दिया कि हाँ जबरदस्ती की जा रही है और स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है। एक मिनट माफ कीजिएगा। तो टीएमसी इस लिहाज से भी, माने पूरा शासन तंत्र, पूरा चुनाव आयोग, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी टीएमसी ने अगर मौका ही निकाल लिया, और शुरू में, बाद में जिन लोगों ने, माने मैंने भी, चूंकि मैं पढ़ता रहता हूँ इसलिए देखता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता चला कि उसको गलत बताया गया है, उसमें स्पष्टीकरण आया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम लोगों को तक वो स्पष्टीकरण पहुंचा होगा, और आम लोगों को टीएमसी के इस आरोप में दम लगा था, या मुझे भी लगा था कि जबरदस्ती की जा रही है। उसके बाद का स्पष्टीकरण अगर लोगों तक नहीं पहुंचा तो टीएमसी तो अपना काम कर चुकी है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे लगता है कि टीएमसी मजबूत है। जैसे हमने कहा, मैंने पहले ही, कि उम्मीदवार को दौड़ाकर मारा गया, फिर एक पोलिंग बूथ में जिसके बारे में बीजेपी वालों ने ही दिखाया कि ईवीएम पे टेप चिपका दिया गया। इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे माना जाए कि बीजेपी मजबूत है। केंद्र सरकार की पूरी ताकत के बाद, चुनाव आयोग की पूरे मदद के बाद भी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे कि टीएमसी कमजोर हुई है या बीजेपी मजबूत हुई है। ये सब अपनी जगह है। उसके अलावा अगर हम लोग जानते हैं, मैंने किताब की आपने चर्चा की, किताब में मैंने यही लिखा है कि बीजेपी पहले ईवीएम का विरोध करती थी, और किताब का नाम ही है ईवीएम वॉशिंग मशीन में धुली। तो बीजेपी अगर ईवीएम का पहले विरोध करती थी और अब नहीं कर रही है, या उसका बचाव कर रही है, तो मतलब साफ है कि पहले अब उसका वो उपयोग कर सकती है। लेकिन वो हो गया, वो 2014 में काम हुआ था, और फिर उसके बाद कुछ समय तक चलता रहा। लेकिन बाद में जो चुनाव चोरी, वोट चोरी के जो मामले सामने आए हैं, जो उदाहरण सामने आए हैं, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, या जो सब दिखाई दे रहा है, वो और बड़ा खेल है। तो ईवीएम से जो काम होता है वो अपनी जगह तो है ही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के प्रयास और ज्यादा है, और बंगाल में तो अति है। तो वो सब हो रहा है। ईवीएम से खेल वही होता है जहां उसकी सरकार है, जहां अनिल मसीह जैसे अधिकारी हैं,
तो अनिल मसीह जैसे अधिकारी नहीं होंगे तो ईवीएम से खेल नहीं हो पाएगा। और बंगाल में ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारी बीजेपी वाले हैं। तमाम लोगों को बदला गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अभी भी अधिकारियों में बीजेपी की पैठ नहीं है या टीएमसी की पैठ कमजोर नहीं हुई। सब करने के बावजूद फाल्टा का उदाहरण सामने है कि वहां इन्होंने जो अपने सबसे खास अधिकारी को लगाया, वहां भी दाल नहीं गली और वहां दोबारा चुनाव कराना पड़ा। दोबारा चुनाव कराने से भी संदेश ये गया है, माने ये साफ साफ कहा जा रहा है कि तृणमूल की शिकायत नहीं सुनी गई, बीजेपी की शिकायत सुनी गई। और बीजेपी की अगर शिकायत सुनी गई और फाल्टा में इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार या जबरदस्ती जो कुछ भी कही है वो हो गया था कि पूरे चुनाव क्षेत्र का मतदान कैंसिल करना पड़ा और दोबारा से कराना पड़ रहा है, तो जाहिर है कि बीजेपी की व्यवस्था का क्या होगा। तो बीजेपी की व्यवस्था से, या बीजेपी ने जो दावा किया था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा और हम गुंडों को सीधा कर देंगे, तृणमूल वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, और पता नहीं तमाम तरह के दावे किए गए थे। मारा पीटा जो गया है वो तो है ही है, वो तो अपनी जगह है ही है। सब के बावजूद अगर ऐसा हो गया कि आपको चुनाव रद्द करना पड़ा, तो भी लगता है उससे भी यही मैसेज जाता है कि आप जो मजबूत होने का दावा कर रहे हैं वो दिखावा है। असल में मजबूत होते तो कैसे इतनी धांधली हो जाती कि चुनाव दोबारा करना पड़ता। और चूंकि और कहीं नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि तृणमूल की शिकायत नहीं है या तृणमूल की शिकायत नहीं सुनी गई और बीजेपी की जहां शिकायत थी वहां दोबारा कराया जा रहा है, तो इसमें भी जबरदस्ती दिखाई दे रही है। और ये मान लिया गया है लगभग, तृणमूल वाले में भी कहीं कराया जाता तो लगता है कि हाँ बीजेपी की भी जाती है और या तृणमूल की शिकायत सुनी गई। तो अगर तृणमूल की शिकायत सुनी जाती तो ये लगता कि बीजेपी ने भी जाती की, टीएमसी ने भी की। तो बीजेपी को साफ सुथरा सुंदर दिखाने के लिए या बेदाग दिखाने के लिए तृणमूल की शिकायत नहीं सुनी गई और तृणमूल को बदनाम करने के लिए यहाँ पूरा चुनाव करा दिया गया। ठीक है, वो उनकी अपनी चाल है, उनकी अपनी रणनीति है या जो कुछ भी है, लेकिन इसका एक मैसेज ये भी है कि सब करने के बावजूद तृणमूल इतनी मजबूत है या इतना मजबूत है कि उसने धांधली कर ली। और धांधली थोड़ी मोरी नहीं की, इतना इतना ज्यादा था कि इनको दोबारा चुनाव कराना पड़ा। तो हर तरह से ये मैसेज यही जा रहा है कि तृणमूल बहुत मजबूत है और बीजेपी उसके सामने टिक नहीं पा रही है पूरी ताकत के साथ, माने सरकार, पुलिस, सुरक्षा बल, चुनाव आयोग, सबके साथ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वहां जीत पाएगी। मैंने बाकी सब रिपोर्ट अपनी जगह है ही है। उसके अलावा ये जो एक है एग्जिट पोल वाला मामला, उस पर बारे में भी कल मैंने चर्चा की थी, वो भी है कि एग्जिट पोल का जो उस पर काफी चर्चा हो चुकी है, उसका काफी खुलासा हुआ था, उस पर काफी बात हुई है। उस बात से भी लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर बीजेपी जीत रही होती तो कोई अपना रिजल्ट सर्वेक्षण करके उसमें पैसा लगा के, समय लगाकर, और जो काम वो करता है वो रिजल्ट रोक देगा, ऐसा नहीं हो रहा होता। और या वो रिजल्ट रोकने का मतलब एक संदेश ये भी जाता है कि बीजेपी हार रही है। जीत रही होती और सबने कहा ही है कि जीत रहे हैं, तो उनको जीत रही कहने में क्या दिक्कत थी। और अगर हार रही होती तो जाहिर है वही रोकेगा, कोई जीतने पे तो कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उनको रिजल्ट नहीं मिला, उनके पास आंकड़े नहीं है, तो हम मान लेते हैं उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन अनुमान तो होगा। तो अनुमान के आधार पर नहीं कह करके और पिछली बार की गलती को ध्यान में रख करके उन्होंने इस बार रिजल्ट नहीं दिया, उसका भी मैसेज ये जाता है कि बीजेपी कमजोर है, तृणमूल मजबूत है। तो हर तरह से, और मुझे आप बताइए, आपको कोई आधार दिखा जिससे लगे कि तृणमूल कहीं कमजोर हुई है या बीजेपी मजबूत हुई है, तो मैं उसके बारे में भी विचार करूं और उस आधार पे सोचूं। लेकिन मैंने ढूंढा, खबरें ढूंढी, सब कुछ किया कि किस आधार पे मैं कहूं कि बंगाल में तृणमूल मजबूत है। तो तृणमूल मजबूत है सरकारी प्रयास से, सेना को लगाने से, चुनाव को युद्ध जैसा बना देने से, बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ा देने से, वो सब है। लेकिन वो वोट में बदलेगा ऐसा दिखाई नहीं देता है। और बंगाल का आम जनमानस ऐसा नहीं है। उसमें झालमुड़ी वाला प्रचार भी अपनी जगह है। झालमुड़ी को प्रधानमंत्री ने कहा जाल मुड़ी खिलाओ, मैंने वीडियो आज फिर से देखा, और उसमें वो कह रहे हैं साफ साफ जाल मूली खिलाओ, जाल मूली। और वो जो दुकानदार है वो पूछता है प्याज खाएंगे, तो ये कहते हैं दिमाग नहीं खाएंगे। तो मतलब ये पूरा जो है उसमें बंगाल कहाँ खुश होगा।
या बंगाली कहाँ खुश होगा या बंगाली क्यों वोट देगा। आपने झालमुली खा लिया तो ठीक है, झालमुली या झालमुली आप जो भी कहिए, जो सही है या गलत जो भी कहिए, तो उससे क्या होता है, ठीक है, मीडिया में खबर छपी, कवरेज मिला, 2-4 दिन चर्चा हुई उसकी, लेकिन वो वोट में बदलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। और या वोट में बदलने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, इससे भी लगता है, या प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। मतलब कोई उम्मीदवार करता होता, कोई हिंदी पट्टी का वहां उम्मीदवार होता, वो करता होता, तो ये सब लगता, लेकिन प्रधानमंत्री को करना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी स्थिति होने का संकेत है। ठीक है, एक कोशिश थी, एक चाल थी, उसका फायदा हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री को अगर इस लेवल पे कोशिश करनी पड़ रही और प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि हर जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हर 294 सीट पर मैं ही उम्मीदवार हूं, तो इससे लगता है कि अगर उम्मीदवारों में दम होता या बीजेपी में दम होता तो प्रधानमंत्री को ये कहने की क्या जरूरत थी। और एक बात वो भी है जो आपने कहा कि अपना काम बता करके तो वोट मांग नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं क्या किया है, कैसी सरकार चल रही है, वहां की जनता की क्या हालत है, इन्होंने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, वगैरह वगैरह सब अपनी जगह। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति, दाढ़ी वाले सज्जन कह रहे थे कि हमें तो मोदी जी से कुछ मिलना नहीं है, मोदी जी हिंदुओं को ही सस्ता सिलेंडर दिला दे, हम उनको वोट दे देंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुसलमानों के लिए मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए, वो हिंदुओं को ही सिलेंडर सस्ता दिला दें तो उनको वोट दे देंगे। तो ये स्थिति हो गई है और ये एक सामान्य आदमी भी समझ रहा है। तो इसमें मोदी जी को वोट कहां से किस लिए मिलेगा, कौन देगा, मुझे डाउट है। और ईवीएम से या चुनावी बेईमानी से या चुनाव आयोग की मदद से जो जीतने की संभावना है वो तभी हो सकती है जब अधिकारी खुलकर मदद कर रहे हो। तो इन्होंने कोशिश पूरी की है, अधिकारियों को बदलना, अपने लोगों को लगाना, वो सब कुछ किया है, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं है कि उससे जीत जाएंगे। और वो इतने मजबूत होते तो दोबारा चुनाव कराने की नौबत नहीं आती। मोटा मोटी मेरा अनुमान यही है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब तो बस मतगणना शुरू हो चुकी है। 9 बिल्कुल बजे तक रुझान आना शुरू, 8:30 तक हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी के कोई कारण हैं हारने के और मोदी के जीतने के? इन सब पर भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि मोदी ने ऐसा बंगाल के लिए क्या किया? उन्होंने बंगाल के विकास में आए हुए अवरोध उत्पन्न किए, जो पैसा आया वो रोका, बंगाल की योजनाएं रोकी, और बिल्कुल उन्होंने ये साबित किया कि ममता बनर्जी ने इन सब चीजों को रोकने में साथ दिया। बिल्कुल फिर उन्हें लगा कि झालमुड़ी खा लें। अरे भैया, 12 साल से आप सरकार में, और बंगाल की हिंसा पर आप सवाल करते हैं, तो हिंसा रोकेगा कौन? ममता बिल्कुल बनर्जी की सरकार बर्खास्त करते, राष्ट्रपति शासन लगाते और चुनाव कराते, जब वो चाहे तब करा। आईपैक वाला मामला भी है। आईपैक वाला मामला इतना फुहड़ रहा कि आपने चुनाव से पहले छापा मारा, गिरफ्तार किया और फिर एन मतदान के अगले दिन छोड़ दिया। मैंने, ठीक है कोर्ट ने छोड़ा, लेकिन अब कम से कोर्ट कम कैसे काउंटिंग छोड़ता है, क्या तक, कम से कम काउंटिंग तक तो घेर के रखते, बिल्कुल ताकि लोग सवाल बिल्कुल न बिल्कुल उठाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोर्ट ने छोड़ दिया और बंगाल के मामले में आप उतना नहीं मैनेज कर पाए, तो यहाँ भी आप कमजोर दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट पे आप दबाव नहीं डालते हैं या कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, तो दिखाई दे रहा है। मैंने पवन खेड़ा के मामले की चर्चा कल हम लोगों ने की थी। तो सब कुछ से ये दिखाई दे रहा है कि वो हर चीज में, हर चाल में, हर प्रयास में कमजोर है, या वो मिस फायर कर जा रहा है, गलत जा रहा है, वो शॉट गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई बहुत बढ़िया हिट हुआ हो जिससे बहुत फायदा मिला हो, ऐसा मुझे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए सर, फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। मतगणना से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।